नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ वाली विंडो में आप सुमित जैन से परिचित हैं। मुझे परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। सीधे चाइना से जुड़ रहे हैं और चाइना से जुड़ रहे हैं। वैसे तो हम दूसरे तमाम जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पर उनसे चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आज ख़ास बात ये है कि भारत और चीन के बीच में जो एक गतिरोध बना हुआ था, दोनों तरफ की सेनाएं स्टैंड ऑफ मुद्रा में खड़ी हुई थी। उधर भी 50-60 हजार सैनिक खड़े थे, हमारी तरफ भी 50-60 हजार सैनिक खड़े थे। वो भी अपने फाइटर प्लेन जो है वो रेडी मोड में रखे हुए थे, हम भी अपने राफेल और दूसरे तमाम, और एक टेंशन क्रिएट हो रही थी। और मुझे कई बार लगता था कि इससे अमेरिका और कुछ दूसरे देश जो हैं वो ताली बजाने की मुद्रा में खड़े हुए हैं कि ये अब भिड़े और तब भिड़े और हम जो हैं थोड़ा खुशियां मनाएं। लेकिन वैसी नौबत आई नहीं है और जो इस समय सूचना मिल रही है, जो खबर मिल रही है, वो ये है कि दोनों देश अपनी सेनाएं पीछे खींचने के लिए तैयार हो गए हैं, वापस बुलाने के लिए तैयार हो गए हैं। इनफैक्ट जो अभी ताज़ा विजुअल्स मिल रहे हैं उसमें भारत की तरफ के जो टैंक हैं वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन की तरफ से भी हो ही रहा होगा, क्योंकि आजकल तो सैटेलाइट से सब कुछ माइक्रो लेवल पर भी पता चलता रहता है कि उस पार कहाँ क्या हो रहा है और इस पार क्या हो रहा है। ये समझौता ऐसे समय हुआ है जब ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें हिस्सा लेने के लिए रवाना होने वाले हैं और मेरा तो कोई एक तीसरा नेत्र अगर कोई काम करता है तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन की भी इसमें भूमिका है। और जिस स्थिति में भारत और चीन पहुंच रहे हैं, यानी जो भरोसा कायम नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, वो अगर कहीं भरोसे में बहाली हुई है तो उसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का भी और वांग यी का भी एक अहम किरदार मुझे लगता है कि रहा है। क्योंकि जब एससीओ मीटिंग में पिछली मुलाकात हुई थी दोनों विदेश मंत्रियों की, तब बड़े सकारात्मक संदेश और संकेत मिले थे। तो सुमित जी को मैंने इसीलिए जोड़ा है कि सुमित जी से इस घटनाक्रम के महत्व पर हम जरा उनसे जान सकें और इससे किन-किन को संदेश गया है, आगे के खतरे क्या हैं, कितना हमें सतर्क रहना चाहिए, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सुमित जी, आप बताइए, आपको जब ये जानकारी मिली कि भारत और चीन के बीच में बहुप्रतीक्षित समझौता हुआ है, एक करार हुआ है और उस करार में 2020 से जो पहले की सिचुएशंस थी, यानी गश्त भी होगी, दोनों तरफ से सारी चीज़ें होंगी, वो बहाल हो जाएगी, सेनाएँ पीछे हटेंगी, तो इससे एक टेंशन जो बनी हुई थी वो तो थोड़ा-सा कम होगी ही। और क्या-क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं? ओंकार जी नमस्कार। जय सिया राम। सबसे उससे पहले जैस तो आगाज़ करने का उससे तो मज़ा नहीं आता। जय सिया राम, वो भी चाइना जैसी कंट्री में बैठकर आपको सुनाई दे रहा है। ये जो जय सिया राम का नारा है, इसका मतलब है कि हम पीछे नहीं हटे हैं। चाइना को पहले पीछे हटाया है, उसके बाद हमने हटना शुरू किया है। अगर हमने पहले हटना होता तो 2020 में जब ये गलवान में और बाकी बॉर्डर एरियाज में अंदर आए थे तभी हट जाते हैं। और हम विश्वास नहीं करते हैं चाइना के ऊपर। ये क्लियर मैसेज दे दिया, पहले तुम्हें हटना पड़ेगा। चाइना पहले हटा है और हमारे पास जब सैटेलाइट की इमेजेस आई हैं उसके बाद हमने पीछे हटना शुरू किया है। यानी कि डी एस्केलेशन की बात चाइना ने करी है, हमने नहीं करी। हमने डायलॉग जरूर किया उनके साथ, कितनी मीटिंग्स कर ली। अब रीजन क्या था कि भाई ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले राष्ट्रपति जो हैं यहाँ के शी जिनपिंग, वो बोलते हैं हम डी एस्केलेट करने को तैयार हैं, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। अब इसके
इम्प्लीकेशंस 4 या 5 हैं, मैं सारे के सारे आपको एक एक करके समझाता हूं। जी हाँ, जी। पहली बात यह है कि आपने राइटली बोला कि पुतिन साहब का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है इस डी एस्केलेशन को करने के लिए। पुतिन साहब ने शी जिनपिंग को, ये इंडियन मीडिया में ये बात नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, पुतिन साहब ने शी जिनपिंग को एक ही बात बोली, लुक एट व्हाट द वेस्ट हैज डन टू अस। जो आज वो हमारे साथ कर रहे हैं, हमें एक युद्ध में धकेल दिया जो ना मैं चाहता था ना यूक्रेन चाहता था, और ये युद्ध को बंद होने ही नहीं देते हैं। जबकि ज़ेलेंस्की 2 बार बोल चुका है मैं युद्ध बंद करने को तैयार हूं। पुतिन साहब बोल चुके हैं लेकिन वेस्ट नहीं चाहता है। यही काम ये आपके साथ भी करेंगे कि आपको और भारत को लड़ा के रखेंगे, आपको ताइवान से लड़ाएंगे, आपको किसी और कंट्री से लड़ाएंगे। आपको इस चीज में फंसने की जरूरत नहीं है। तो एक तो चीज उन्होंने ये बड़े ही क्लियरली पुतिन साहब ने शी जिनपिंग को समझा दी। मोदी जी को समझाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मोदी जी पहले बोल चुके हैं कि युद्ध का समय नहीं है। तो एक बात तो बिल्कुल आपकी परफेक्ट है, ऑन डॉट है कि पुतिन साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इसको डी एस्केलेशन करने में, पहली बात। दूसरा, जो शी जिनपिंग है, ही वॉज होपिंग, एक विश थी इनकी कि 2024 के इलेक्शंस में मोदी जी हार जाएंगे। इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर खर्चा भी किया कि हमारे यहां पर जो आखिरी युवराज है इस कंट्री का, उसे प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रहा था चाइना। जब वो सपना टूट गया, 4 साल वेट करा है इस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो एक ही काम होता कि अरुणाचल तो काट कर, ऑलरेडी राहुल गांधी ने लिख कर दे दिया है चाइना को, मैं आपको दे दूंगा, मुझे बस प्रधानमंत्री बना दीजिए। मेरे कौन सा फर्क पड़ता है, मेरे बाप दादाओं ने भी बहुत हिस्से हैं इस कंट्री के जो काट काट कर फ्री में दूसरे कंट्रीज को बांट दिए थे, मैं भी बांट दूंगा। तो जब राहुल गांधी नहीं बना प्रधानमंत्री, इनको पता लग गया कि 5 साल और मुझे अपनी फौज को ऊपर पहाड़ियों पे खड़ा करना पड़ेगा जहां पर -50 डिग्री टेम्परेचर होता है। आगे सर्दियां भी आ रही हैं और हर सर्दियों में वहां के जो लोग होते हैं उनको ऑक्सीजन दे देकर वापस लेके जाना पड़ता है, बिकॉज दे कैन नॉट सस्टेन दमसेल्व्स। तो ये शी जिनपिंग अगले 5 साल के लिए और इसको सस्टेन नहीं कर पाते। उधर से पुतिन साहब ने प्रेशर डाला, अकल दी, तो इनको पीछे हटना पड़ रहा है, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल मूव। तीसरा रीजन एक और भी है, ब्रिक्स के अंदर इकोनॉमिक बातें होने वाली हैं, कॉपरेशन की बात होगी, ब्रिक्स की करेंसी की बात हो रही है और उसको एक्सपैंड करने की बातें हो रही हैं कि ब्रिक्स के अंदर और कंट्रीज को शामिल किया जाए। अभी 2-3 कंट्रीज को शामिल किया है, 32 और कंट्रीज है जिन्होंने बोल दिया हम ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। यानी कि G7 और G20 को इररेलेवेंट कर ब्रिक्स उससे भी बड़ा एक फोरम बन रहा है, जहां पर कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट 500 जो करोड़ लोग हैं दुनिया के, उसकी रिप्रेजेंटेशन ब्रिक्स करेगी। अब इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन, इतना बड़ा फाइनेंस, इतना बड़ा इकोनॉमी को देखते हुए मुझे लगता है कि चाइना के मुंह में पानी आ गया है कि भाई अगर भारत ने वहां पर, क्योंकि भारत की भी वीटो पावर है, 5 ही तो कंट्रीज हैं, हमारी वीटो पावर है, अगर हमने बोल दिया कि और मेंबर जो नहीं करेंगे, हम ब्रिक्स की करेंसी को ओके नहीं करेंगे, तो चाइना का जो डोमिनेशन का एक सपना है G7 से भी ऊपर, G20 से ऊपर, वो टूटकर बिखर जाएगा। इसलिए उससे पहले ही उन्होंने डी एस्केलेट कर लिए अपने रिलेशंस हमारे साथ। अब क्यों बोल रहा हूं कि डी एस्केलेट करना जरूरी था? एक तो चाइना की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मैं यहाँ पर रहता हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पर बिजनेस डाउन है, बिजनेस इनके पास ऑर्डर्स नहीं है। दूसरा, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, जॉब्स की हालत खराब है, और ये उसके बाद जो स्टॉक मार्केट को पुश करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं हो रही, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, जो भी पॉलिसी बनाई कुछ भी इनके काम नहीं आई। तो अब इनको मार्केट चाहिए। यूरोप, अमेरिका ने ऑलरेडी अपनी मार्केट्स बंद कर दी हैं, इन्हें भारत की मार्केट चाहिए, इन्हें ग्लोबल साउथ की मार्केट चाहिए, इन्हें G20 की मार्केट चाहिए, और उसको करने के लिए भारत एक बैलेंसिंग फैक्टर है। और अगर भारत को खुश ना किया गया तो सारे के सारे प्लान्स इनके धरे के धरे रह जाएंगे। तो ओंकार जी, चाइना को फर्क नहीं पड़ता अगर उसे अभी अपनी नाक कटवा कर बॉर्डर से पीछे भी हटना पड़ रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उन्हें लगता है चाइना के जो ऊपर बॉर्डर है भारत के साथ, वो तो हम कभी भी ले लेंगे। इनके दिमाग में एक डोमिनेंस की जो एक भूख है कि भाई हमने डोमिनेट करना है और भारत हमारे सामने मिलिटरली, इकोनॉमिकली कुछ भी नहीं है। जब आप यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो के लोग हैं, आप उनसे बात करते हैं, आपको पता लगता है कि इनके अंदर एक एरोगेंस है। उनको लगता है कि भाई
भारत इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये जो एक फतूर है इनके दिमाग में, उसके कारण ये आज पीछे पीछे हटे हैं, क्योंकि इन्हें हमारी ज़रूरत है इकोनॉमिकली भी, और अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए भी इन्हें हमारी मार्केट की और हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स हैं उसके अंदर हमारी ज़रूरत है। लास्ट पॉइंट एक और है कि जो ये एस्केलेशन है, अब इसका फ़ायदा किस किस को हो रहा है। ओंकार जी, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि युद्ध में किसी का भी फ़ायदा नहीं होता। अगर भारत का और चाइना का युद्ध होता है, उसमें फ़ायदा सिर्फ अमेरिकन लॉबी को होगा और किसी को फ़ायदा नहीं है। नुकसान तो हमारी कंट्री का और चाइना का भी होगा। अगर चाइना ने हमारे वहाँ पर आर्मी के लोग खड़े किए, हमारे भी खड़े हैं, -50 डिग्री में उनको खड़ा करना पड़ रहा है। ऊपर से उनके अगर वहाँ पे फाइटर जेट्स हैं, हमारे हैं, उनकी मिसाइलें हैं तो हमारी भी ब्रह्मोस है। और ब्रह्मोस तो इतनी स्पीड है, वो भाई पाकिस्तान में गलती से चली गई थी, उनको 2.5 दिन के बाद पता लगा कि ब्रह्मोस आई है। और वहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम था वो भी चाइनीज़ था। तो चाइना के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है, आप समझ सकते हैं, अगर पाकिस्तान को 2.5 दिन के बाद पता लगा है तो चाइना को कब पता लगेगा। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका चाहता है कि इस एरिया में एक युद्ध हो, ताकि उसकी जो एक दादागिरी है पूरी दुनिया में, उसका वर्चस्व वो बना रहे। और ये पुतिन साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया कि भारत को और चाइना को दोनों को समझा दिया है कि भाई वो गलती मत करना जो मैंने किया है वेस्ट के पीछे लगकर। वेस्ट चाहते हैं डू नॉट एंटर इनटू दिस डर्टी गेम, और इसीलिए ये सारी डी एस्केलेशन हुई है। अब फायदा ये हो गया है ये डी एस्केलेशन से कि जो अमेरिका और कनाडा दोनों मिलकर ये पिंगे डाल रहे थे, कभी निज्जर के नाम पर और कभी पन्नू के नाम पर, इनको एक आंसर तो मिल गया कि आप हमें घेरने की कोशिश कर रहे थे, हम ऐसे नहीं घिरेंगे। चाइना और भारत ने दोनों ने दोस्ती कर ली है। अब ये दोबारा से हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे किसी ना किसी और तरीके से, जैसे रशिया के मामले में इन्होंने बोला था, एक प्रेशर डाला हमारे ऊपर। ओंकार जी, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपको और आपके जितने सुनने वाले हैं इन सबको। अमेरिका ने, कनाडा ने, वेस्टर्न पावर ने, इवन के यूनाइटेड नेशंस के थ्रू भी हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप तेल मत खरीदिए रशिया से। क्या आपने पूरे मीडिया में किसी एक कंट्री को चाइना के ऊपर प्रेशर डालते देखा कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए? भाई हम तो अपना जो रशिया है उससे अपनी 25-30% हम अपना तेल रशिया से खरीद रहे हैं। चाइना 50% से ज़्यादा खरीद रहा है और 3 गुना ज़्यादा भारत से खरीद रहा है। क्या किसी कंट्री ने चाइना को दबाव दिया? आंसर है किसी ने चाइना को नहीं बोला, क्योंकि चाइना किसी की सुनता ही नहीं है। और ये तमाम भारत के ऊपर सैंक्शन प्रेशर। तमाम सैंक्शंस के बावजूद ईरान से भी तेल खरीदता है चीन। यस, क्योंकि उसके साथ तो $400 बिलियन का उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, जो 25 सालों में उसने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ईरान में करनी है, बजाय कि वहां पर, जबकि सैंक्शनड कंट्री है। और अभी यहां पर एक एग्जीबिशन लगा है चाइना के अंदर, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पर 2 ही कंट्रीज के लोग ज्यादातर आपको दिखते हैं। एक भारतीय जो यहाँ पे सामान खरीदने आए हैं क्योंकि हर चीज़ डिस्काउंट के ऊपर है, और दूसरे हैं ईरानियन, क्योंकि ईरान का जो टाई अप है वो पूरे वर्ल्ड में किसी और कंट्री के साथ नहीं है एक्सेप्ट विद चाइना। तो चाइना के ऊपर प्रेशर नहीं है, भारत के ऊपर है। और अभी भी हमारे रिलेशंस चाइना के साथ ठीक हुए हैं। दर्द होगा ट्रूडो को और इधर बाइडेन को कि भाई इनके अगर रिलेशन ठीक हो गए, हमारे हथियार कैसे बिकेंगे, हमारी दादागिरी कैसे चलेगी। तो ये बहुत बड़ी एक मूव है, छोटी चीज़ नहीं है कि डी एस्केलेशन हमारे दोनों के बॉर्डर के ऊपर हुआ है। और ख़ास तौर से ये अमेरिका के लिए तो एक तरीके से बहुत बड़ा चपट है गाल पर, क्योंकि क्वाड के ज़रिए अमेरिका की नीयत तो एक्चुअल में चीन को घेरने की ही रही है। उसमें उसने जापान को भी जोड़ लिया, ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ लिया, और शुरू में भारत हिचक रहा था, लेकिन भारत बाद में शामिल हो गया था क्वाड में। अब भारत की तरफ से सीधे मैसेज है अमेरिका को कि ये जो आप पन्नू-सन्नू को सिर पर रख कर के ठुमके लगा रहे, नाच रहे हैं, और हमारे विदेश मंत्रालय, हमारे रो के अधिकारियों पर शिकंजा कसने की हिमाकत कर रहे हैं, कनाडा के सुर में सुर मिला रहे हैं, कनाडा और आप दोनों मिलकर के साजिशें रच रहे हैं। कनाडा को तो ऐसी जगह लात मारी है भारत ने कि वो बता भी नहीं सकता कि चोट कितनी गहरी है और कहाँ-कहाँ उसका असर हुआ है। अमेरिका के भी एक तरीके से चपत लगाया है चीन के साथ ये समझौता करके, और ये जो तनाव था इसको ख़त्म करके। ओंकार जी, पहली बात देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है, भाई मैं दाद देता हूं आपको।
आपके जो यहाँ पे इंडियन मीडिया है वो इन चीज़ों को कवर नहीं करता, मुझे बड़ा दुख होता है कई बार देखकर। लेकिन जैसा यहाँ पर भारत ने जो जॉब दिया है हमारे जो वहाँ पर जो हमारे डिप्लोमेट्स थे, क्या बोला उन्होंने कि इफ़ यू वांट टू सैंक्शन अस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेसिस है, एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के ऊपर आप भारत के ऊपर सैंक्शंस करना चाहते हैं, बी माई गेस्ट। क्या आपको लगता है कि आपने कभी ये स्टेटमेंट्स हमारे जो यहाँ पे राजदूत है उसकी तरफ से आपने सुना हो, वो भी कनाडा या वेस्टर्न पावर्स की गवर्नमेंट पे, उसकी धरती पे बैठकर हम ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? ये दिखाता है आपको पावर ऑफ अवर गवर्नमेंट एंड अवर कंट्री राइट नाउ। ये पावर मैंने कभी नहीं देखी। मैं खुद इतने कंट्रीज में मैंने काम किया है, इतने कंट्रीज में मैं रहा हूँ, मैंने कभी ये स्ट्रेंथ नहीं देखी है भारत की। और जो हमारी पावर है इस वक्त डिप्लोमेसी में, भाई दाद देता हूँ मैं मोदी जी की गवर्नमेंट की, इसके लिए तो इनको इनको शाबाशी मिलनी चाहिए। और सिंपली इन्होंने एक जिसको बोलते हैं कि पावर दिया हुआ है नीचे लेवल तक कि आप जाइए और वाट लगाइए इनकी। हम वेस्टर्न लॉबी की दादागिरी नहीं सहन करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, जो चाइना के साथ हमने समझौता किया, इससे एक बात तो क्लियर है, अब हमारा जो बॉर्डर के ऊपर जो एक तनखी थी वो खत्म हुई है। हमारा इवन ट्रेड शुरू होगा। ट्रेड हमारा चाइना से बढ़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान वेस्टर्न पावर्स को ही है। अब ये हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की बातें शुरू करेंगे। आप देख लेना, कनाडा अब हमें सैंक्शन लगाने की बात करेगा, क्योंकि उसका रीज़न है कनाडा की भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं। स्पेशली जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, अगर आप देखेंगे उसके अंदर कनाडा के 50-60 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स है। 600 से ज़्यादा कैनेडियन कंपनीज भारत में काम करती हैं। इन सबको बोला जाएगा कि आप भारत से बाहर निकलिए, ताकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है भारत में मेड इन इंडिया के तहत, इसके ऊपर एक जिसको बोलते हैं चोट लगे। मोदी जी के दो चीज़ें हैं जिसके कारण मोदी जी राइज कर रहे थे पिछले 10 सालों में। उन्होंने बोला कि भाई मेरे टाइम पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, रेल की दुर्घटनाएं नहीं हुई, यहाँ पर इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों में जब से हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद ट्रेनें भी उड़ रही हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, उसमें स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसमें आग लग रही है। इवन तक कि यहाँ पे फ्लाइटों के अंदर बॉम्ब मिलने की उन्होंने होक्स जिसको बोलते हैं वो कॉल्स करनी शुरू कर दी, एक ही दिन में 20-20 बार। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं ताकि भारत तरक्की ना करे, ना मेक इन इंडिया चले, ना मैन्युफैक्चरिंग राइज हो, और यहाँ पर आग लगी रहे। वेस्टर्न पावर्स आर वेरी गुड इन डूइंग दिस थिंग्स। भारत के अंदर भी आग, ताकि और कंट्रीज या और कंपनीज यहाँ पर ना आए। और दूसरा, जो कैनेडियन कंपनीज हैं उन्हें बोला जाएगा अब बाहर निकलिए, वरना सैंक्शन कर देंगे। अभी ये हमारे ऊपर सैंक्शंस की बात भी करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे रिलेशंस चाइना के साथ ठीक हो रहे हैं, और ये चाहते थे कि चाइना को सैंक्शन करें हमारे थ्रू, ताकि हमारे बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो। लेकिन हम दोनों ने अकल का काम किया है, हम ये गेम के अंदर फंस ही नहीं रहे। दिस इज़ अ मास्टर स्ट्रोक, और इसके लिए ना तो मोदी जी इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, ना शी जिनपिंग। इसके लिए पुतिन साहब को थैंक्स तो बनता ही है। जी हाँ, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को जाते हैं या कहीं मुलाकात होती है दोनों की, तो मोदी जी कहते हैं कि युद्ध काल नहीं है, वार्ता से ही समाधान होगा। पुतिन साहब को भी यही कहते हैं, जेलेंस्की को भी यही समझाते हैं कि पश्चिम की चाल में मत उलझो, अपना घर बर्बाद मत करो। और यूक्रेन तो बहुत हद तक बर्बाद हो ही चुका है। जेलेंस्की की भी समझ में आ रहा है, पुतिन की भी समझ में आ रहा है। और अब पुतिन का जो इनिशिएट है, और मैं तो तारीफ़ करूँगा एस जयशंकर साहब की। एस जयशंकर ने कई अवसरों पर ये बात कही है कि चीन के साथ जो है हमारे बहुत ही ख़राब दौर से रिश्ते गुजर रहे हैं। लेकिन जब जुलाई में उनकी मुलाकात हुई थी वांग यी से, तो उन्होंने उस मुलाकात के बाद कहा था कि अब होप है इस बात को लेकर के कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं, जो पटरी से उतरे हुए हैं, वो अब रास्ते पर आ जाएंगे। और मैं दर्शकों को बताता चलूं, 22 मीटिंग तो कोर कमांडर लेवल की हो चुकी थी दोनों देशों की, और अलग अलग देशों में अलग अलग मंचों पर इतर हमारे विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत हो चुकी थी। और नहीं भूलना चाहिए हमें कि ये कितने गहरे तनाव थे, तलवार की धार पर दोनों देश चल रहे थे। अभी 15 दिन पहले ही रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी सेनाओं को तैयार रहना चाहिए युद्ध के लिए। तो दोनों तरफ चीज़ें होती हैं, मैसेज हर तरह के दिए जाते हैं कि भारत तनाव ख़त्म करने को भी तैयार है, लेकिन भारत युद्ध के लिए भी तैयार है। ये जो कूटनीति है, ये जो रणनीति है, ये जो बयान हैं, ये जो प्रयास हैं, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के बाहर भी, कोर कमांडर लेवल की बैठकें पर्दे पर हो रही थी और पर्दे के पीछे जो कूटनीतिक वार्ताएं हैं वो चल रही थी और राजनाथ सिंह साहब के बयान आ रहे थे कि सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हम एक बदला हुआ भारत देख रहे हैं जो कई मोर्चों पर घेराबंदी करके अपनी मंजिल को पाता है, टारगेट को अचीव करता है। ओंकार जी बहुत राइटली बोला आपने, लेकिन दो चीज़ें इसमें और ऐड करूंगा। आपको याद होगा कि इवन मोदी जी अरुणाचल में भी गए थे, वहाँ पर कोई पुल या किसी टनल को इनॉग्रेट करने के लिए। वो आर्मी के यूज़ के लिए था, ऑल वेदर टनल्स एंड ब्रिजेस। ये भी एक मैसेज था कि पहले तो हम 6 महीने तक इस एरियाज में घुस नहीं पाते थे क्योंकि कांग्रेस आपको नाराज नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अभी हमने वहाँ पर रोड्स और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। पूरा साल हमारी आर्मी वहाँ पर जा सकती है और मोदी जी खुद वहाँ पर जाकर उसको इनॉग्रेट करके आए हैं। ये अरुणाचल वही है जो भारत का हिस्सा है। राहुल गांधी वहाँ जाता ही नहीं है। भारत तोड़ो यात्रा में वो पूरे भारत के थके खाए, अरुणाचल नहीं गया। दूसरी बार भी फेज 2 शुरू किया तो भी अरुणाचल नहीं गया और मोदी जी ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया। दूसरा, जयशंकर जी ने जो किया आपने बोल दिया ऑलरेडी। इसमें आप अजीत डोभाल जी की जो मीटिंग है पुतिन साहब के साथ, जो उन्होंने रशिया में जाकर करी, जहां पर सिर्फ 2 ही लोग बैठे थे, पुतिन साहब और मिस्टर अजीत डोभाल। आपने कभी भी डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं देखा होगा कि पुतिन साहब किसी और प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से नीचे किसी को मिलते हों। अगर मिलते हैं तो पूरी टीम बैठी होती है और सामने भी पूरी टीम होती है। लेकिन अजीत डोभाल के मीटिंग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही हो, ये भी अद्भुत है। यस, अद्भुत था वो। और उस मीटिंग के इमीडिएटली बाद आपने एक न्यूज़ देखी कि चाइना डी एस्केलेशन के लिए तैयार है, वो पीछे हटने को तैयार है। यानी कि ये सारी जो टीम है, कोर टीम, उसमें जयशंकर जी का रोल, अजीत डोभाल जी का रोल, मोदी जी की विजिट टू अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन सब का जो रोल है, प्लस 22 कोर कमांडर मीटिंग्स, हर चीज़ ने प्रेशर डाला चाइना के ऊपर। और यही चीज़ होती है कि जहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत होती है। मैं खुद कई बार वीडियोज़ बनाता हूँ कि मोदी जी ये क्यों नहीं किया, मोदी जी वो क्यों नहीं किया। वो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें मालूम है कि मुझे कैसे बिना युद्ध के चीज़ों को आगे लेकर जाना है। आज राहुल गांधी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जो बोल रहा था कि मोदी जी तो चाइना से डरते हैं, युद्ध नहीं करते, हमारी ज़मीन को चाइना हड़पता रहा है। आज जब चाइना पीछे हट गया है, मुझे लगता है कि इसको राहुल गांधी को आज अपना 2008 का जो बेशर्मी से एक एग्रीमेंट किया था वो याद आ रहा होगा कि भाई मैंने तो एग्रीमेंट किया था कि मैं चाइना की तारीफ़ करूंगा और उसे लद्दाख और अरुणाचल काट कर दे दूंगा। और मोदी जी ने तो बिना किसी युद्ध के पीछे डी एस्केलेशन कर लिया है। आज राहुल गांधी, वेस्टर्न पावर्स, इन सब के ऊपर सांप रेंग रहा होगा। अभी आपने एक बात कही है और देखिए साहब, हमारे विदेश मंत्री ने भी एनडीटीवी समिट में ठीक यही बात की है जो अभी सुमित जी कह रहे थे। उन्होंने क्या कहा है जरा देखिए। ये एक सकारात्मक और अच्छा घटनाक्रम है। ये बहुत धैर्य और बहुत दृढ़ कूटनीति का नतीजा है। हम सितंबर 2020 से बातचीत कर रहे हैं। उस समय मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद मुझे लगा था हम शांति और 2020 से पहले की स्थिति में वापस आ सकेंगे। यानी ये भारतीय कूटनीति की मैच्योरिटी, धैर्य और लगातार संवाद बनाए रखना, यानी बेहद तनाव के क्षणों में भी संवाद नहीं टूटने देना, ये उसका परिणाम है कि आज भारत और चीन एक समझौते पर पहुंच गए। एक सम्मानजनक तरीके से दोनों देश अब पीछे हटेंगे और वो भी ब्रिक्स समिट से ठीक पहले। इसकी रिलेवेंसी आप कितनी देखते हैं? सर बिल्कुल सही बात है। जो हमने पहले बात किया है कि देयर आर मल्टीपल लेवल्स जहां पर काम हो रहा था। अगर जयशंकर जी काम नहीं कर पाए तो आपको मालूम है जेम्स बॉन्ड हमारे
अजीत दोवल जी वो चले गए, उन्होंने काम कर दिया। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर अपना काम कर रहा है, कोर कमांडर्स खुद लगे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे मित्र देश हैं जैसे पुतिन साहब हैं और चाइना की जैसे जहाँ जहाँ अभी एक रेलिवेंस है, एक रिलेशनशिप है, जहाँ पर डिपेंडेंसी है, उन सबको भी एक्टिवेट किया गया। हमने एक सबसे ज़्यादा अच्छा काम ये किया, वेस्टर्न पावर्स को बाहर रखा इस सारी चीज़ों में। हमने ना तो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए कि देखिए जी चाइना को बोलिए हमारे बॉर्डर से पीछे हट जाए, जैसे कांग्रेस की सरकारों में आप हमेशा देखते थे ये जाकर हमेशा ही रोते पिटते रहते थे या यूनाइटेड नेशन में जाकर उल्टी सीधी हरकतें करते थे। देखिए जी पाकिस्तान को बोलिए हमारे ऊपर अटैक ना करें, ऐसे होता था मनमोहन सिंह जी की स्पीच गिड़गिड़ाते हुए यूनाइटेड नेशंस में। तो वो सारा काम हमने नहीं किया है, हमने दिखाया है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी डिप्लोमेसी। चाणक्य नीति पूरी तरह से यूज की गई है और चाइना को भी समझ नहीं आया कि क्या हो गया। और ये जो स्ट्रेंथ है, ओंकार जी आप देश के अंदर रहते हैं, हम देश के बाहर रहते हैं, हमें मालूम है जब आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं हमारा सीना कैसे चौड़ा होता है। आप सोच के देखिए एक दुश्मन कंट्री में रहते हैं हम लोग और वहाँ पर हमें कितना गर्व होता है चीज़ों देख देख कर कि भाई हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है एक कंट्री को, इतनी बड़ी कंट्री जिससे सभी डरते हैं। भारत पीछे नहीं हटा और आज पहले उनको पीछे हटाया है, उसके बाद हम पीछे हट रहे हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा चाइना को भी होगा, भारत को भी होगा। इससे अब और ट्रेड बढ़ेगा, तरक्की होगी। और यहाँ पर मैं आज जो यहाँ पर जो एग्जीबिशंस हैं उसके अंदर जब भारतीय जाते हैं आपको सुनकर हैरानी भी होगी और गर्व भी होगा। जब वहाँ पर यूरोपियंस आते हैं अभी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, भारतीयों को देखकर इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो गया। बिकॉज उन्हें मालूम है कि भारत राइज कर रहा है, भारत के पास पैसे हैं, भारत के अंदर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, ये जॉइंट वेंचर्स करने को तैयार हैं, ये टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र करने को तैयार हैं। और कितने लोग हैं जो ये अब बोल रहे हैं कि हम भारत में फैक्ट्रीज लगाने को भी तैयार हैं। जो पहले बोलते थे भारत गंदा कंट्री है, अब इन्होंने बोलना बंद कर दिया है। और ये पावर है जिसको देखकर आपको हैरानी होगी कि चाइनीज़ ने घुटने टेकने शुरू कर दिए, गवर्नमेंट ने भी और यहाँ की कंपनीज ने भी। ये छोटी मूव नहीं है और ये छोटी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं, जो अभी दे रहा हूँ मैं। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। सुमित जी आपने शुरू में कहा था कि चाइना से सब डरते हैं, चाइना एक ऐसी पावर बन गया है। और ये तो हम जानते हैं, चाइना की सरहदों से लगे हुए जितने देश हैं सब परेशान हैं उसकी विस्तारवादी नीति से। लेकिन साहब भारत डिगा नहीं, भारत डरा भी नहीं, भारत ने उसको डराने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन दृढ़ता के साथ डटा रहा। नतीजा सबके सामने है। लेकिन अतीत बताता है कि चीन पर भरोसा करना, आंख मूंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। तो भारत को हमेशा सतर्क रहना होगा। देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब आपके हाथ जल गए हों एक बार तो आप उसके बाद जो है लस्सी भी जो है ना, ठंडी लस्सी, उसको भी थोड़ा फूंक डाल मार कर उसके बाद पीते हैं। चाइना के साथ भी हमारा वही हाल है। इन्होंने हमारे साथ धोखा दिया 1962 में और उसके बाद भी कई ऐसे फोरम्स हैं, बेशक वो यूनाइटेड नेशंस हो कहीं भी हो, हमें हमेशा धोखा ही मिला है। तो इसलिए भारत कभी भी अपना गार्ड कम नहीं कर सकता। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन अ वॉर सिचुएशन कि चाइना कभी भी, पहली बात मैं बता दूं आपको, कम्युनिस्ट कंट्री कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। उन्होंने अगर पैर रख दिया, ये अंगद का पैर होता है इनका। रशिया अपनी कंट्री को बर्बाद कर लेगा लेकिन यूक्रेन का पीछा नहीं छोड़ेगा। चाइना ने अगर सोच लिया है कि वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को हमारे से लेकर जाना है, युद्ध करना है या लद्दाख लेके जाना है, दे विल डू इट। अगर सीधे तरीके से घी नहीं निकलेगा ये टेढ़ी भी कर लेंगे। अभी आज ये पीछे हटे हैं, इन्हें भारत की ज़रूरत है ब्रिक्स के अंदर ट्रेड के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन नज़र इनकी इस एरिया के ऊपर से हट जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। ये 5 साल के लिए इनको ठंडा करना पड़ेगा चीज़ को, ये कर लेंगे। लेकिन 5 साल के बाद अब दोबारा से देखेंगे, ये दोबारा से हमारे कंट्री के अंदर घुसे होंगे और 60 किलोमीटर अंदर आकर खाना पीना खाकर वहाँ पे लिख कर जाएंगे चाइना 2024। आपको याद होगा 2 महीने पहले इनके फौजी कंट्री के अंदर अरुणाचल में घुसे और वहाँ पर चाइना लिखकर चले गए कि हम आए, हमने खाना पीना भी खाया, हमने कैंपिंग भी करी और चाइनीज़ खाने के पैकेट्स वहाँ पर जानबूझकर छोड़ कर भी गए। ये हरकतें नहीं छोड़ेंगे,
ये सारे काम करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए ये काम किए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मीडिया में दिखाया जाता है, जिसको प्रोपेगेंडा वॉरफेयर बोलते हैं, कि देखिए चाइना भारत में घुस गया और भारत की गवर्नमेंट को या इनकी आर्मी को पता भी लगा नहीं, और क्या भारतीय ये काम चाइना में आकर कर सकते हैं। इससे एक नेशनलिज्म की फीलिंग यहाँ बढ़ती है, और ये हरकतें हमें तंग करने वाली चाइना करता रहेगा। एंड वी हैव टू बी ऑन आवर गार्ड ऑल द टाइम। वी कैन नॉट ट्रस्ट द चाइनीज। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतने समय निकालने के लिए, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।